आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आप लोगों को कविता आधरती कितना देती है के बारे में बताएंगे। आधरती कितना देती कविता के जो रचयिता है, कवि हैं, वह सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो अधिकतर रचनाएं हैं उनमें उन्होंने प्रकृति का जो है चित्रण किया है। ये इनका जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा के निकट कोसानी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। ये जो है एक छायावादी कवि थे। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उसमें वीणा, पल्लव, चिदम्बरा के लिए तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। पद्म विभूषण से भी इनको अलंकृत किया गया था। इनकी रचनाओं पे या इनके व्यवहार में गांधी जी का और श्री अरविंद का गहरा प्रभाव पड़ा था। और इनकी मृत्यु जो है 1977 में 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। अब समझ में आया? मतलब सुमित्रा नंदन पंत की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनका सबसे बड़ा यह है कि वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, छायावादी कवि हैं। इनका जन्म स्थान अल्मोड़ा के निकट कोसानी गांव में है, जो कि सन 1900 में हुआ था, 20 मई सन 1900। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, युगांत है। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। इन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया था। इनकी जो भाषा थी वो चित्रमयी और अलंकृत है। और साथ में इनके ऊपर गांधी जी का और अरविंद का बहुत ही गहरा प्रभाव था। अब आइए हम बात करते हैं आधरती कितना देती है कविता के बारे में। आधरती कितना देती है कविता, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रकृति का, इसमें धरती के प्रकृति का प्राकृतिक जो है चित्रण कवि ने किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि हम लोग कि जैसी जिस भावना से, आदमी कहता है ना, जैसा जो बोएगा वैसा पाएगा। अगर हम निश्चल भावना से, ममता के भाव से, समानता के भाव से कोई चीज़ बोते हैं तो उसका फल हमको उसी तरह मिलता है। और अगर हम स्वार्थ और तृष्णा से और अपनी लालच से सिर्फ अपने लिए सोच के अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका हमको फल जो है वो बुरा मिलता है। तो इस कविता का जो थोड़ा सा सार है वो ये है कि कवि अपना ही अनुभव बता रहा है कि उन्होंने बचपन में जो है सब रोज़ों से छुप के, जैसे सबका मानना होता है कि रुपए की आवश्यकता सबको होती है, सभी सोचते हैं रुपया है। तो उन्होंने सोचा था, जब बहुत छोटे बच्चे थे तो उन्होंने ये सोचा था कि हम अगर रुपए का पैसा लगा दें, पेड़ लगा दें, उसको धरती बो दें, जैसे अन्न उपज होता है, फल होता है, उसी तरह जो है पैसा भी उगेगा। तो ये काम उन्होंने, लेकिन पैसा है तो छिपा के बीज, उन्होंने पैसे को ज़मीन में जो है छिपा कर बो दिया था, जिससे कि किसी को पता न चले। और वो जो भी धरती में से जो उपजेगा उसके बड़े पेड़ निकलेगा पैसे का, ढेर सारे उसमें से नोट होंगे, सिक्के होंगे, तो उसको लेकर वो बहुत बड़े सेठ बन जाएंगे। रोज़ उसका वो इंतज़ार करते थे। लेकिन यही जाहिर सी बात है कि जो है पैसे का पेड़ तो कभी नहीं उगता है, तो उनका भी नहीं उगा था। वो बड़े निराश हुए, उनको बहुत दुख हुआ। हैं, बच्चे थे, हैं, लेकिन बच्चे के जैसे भूल जाते हैं वैसे समय के साथ वो इस घटना को भूल जाते हैं। और काफ़ी समय के बाद एक दिन वो अपने आंगन की गीली मिट्टी में कुछ सेम के बीज बोते हैं। तो जब सेम के बीज लगाते हैं तो जाहिर सी बात है, सेम का बीज है तो वो धीरे धीरे उसमें अंकुरित होता है, अंकुरन फूटता है, फिर धीरे धीरे उसके पेड़ बढ़ते हुए लताएं फिर पूरे उनके छत पर, उनके आंगन में वो फैल जाती हैं। उसमें ढेरों सेम के फल निकलते हैं। तो जिससे उनको ये समझ में आता है कि जो काम निस्वार्थ भाव से, समानता के उसके लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए किया जाएगा तो वो काम अवश्य उसमें सफलता मिलेगी, और जो काम स्वार्थ के लिए होगा उसमें हमको जो है असफलता ही मिलेगी। मतलब धरती जो है वो रत्न प्रसविनी है, रत्न को जन्म देने वाली है। बस ये है कि हम उस पर बो क्या रहे हैं, उस पर पैदा करने का हमारा भाव क्या है। तो आइए समझ में आए। अब आते हैं इस कविता के बारे में। आधरती कितना देती है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा।
क्या है कि कवि कह रहा है यहाँ पर कि मैंने छोटे में सबसे छिपकर जो है पैसा बोया था। पैसा उन्होंने बोया था, किस लिए बोया था कि उनका पैसे के प्यारे पेड़ उगेंगे, मतलब पैसा जब खूब फल जाएगा, खूब पेड़ उड़ेंगे, हमारे पास खूब ढेर सारा पेड़ हो जाएगा। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खलकेंगी। रुपयों की कलदार, कलदार मतलब चमकदार, जैसे नए नए नोट जब खूब चमकते हैं तो ऐसे ही नए नए जो है नोट खूब उसमें से चमकदार निकलेंगे। मधुर फसलें खनकेंगी, खनक मतलब सिक्कों की आवाज़ें खनकेंगी, तो उसमें से जो फसलें उसकी होंगी, चमकदार नोट निकलेंगी, सिक्के की जो है वो मीठी खनक जो है वो हमें सुनाई देगी, वो दिखाई देगी। और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा, और रुपए के पैसे जब हो जाएंगे, फल फूल होकर मतलब खुश होकर मैं जो है मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने ना एक ही पैसा उगला, मतलब लेकिन पैसे का पेड़ तो निकलना ही नहीं है, निकलता ही नहीं है, तो कैसे उनके द्वारा बोए गए पैसे के पेड़ निकलता। पर बंजर, बंजर उसको कहते हैं जहाँ पर कुछ भी पैदा न किया जा सके। बंजर मतलब उनका ये, उन्होंने ये सोच लिया कि ये धरती जहाँ उन्होंने पैसा लगाया था ये बंजर धरती है। बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, मतलब एक भी जो भी पैसे बोए थे, एक भी पैसा जो है उनका फला नहीं, उसमें से अंकुरित नहीं हुआ। बंध्या मिट्टी ने ना एक ही पैसा उगला, और बंध्या मतलब ना जो उत्पन्न कर सके ना उपजाऊ हो सके, तो जो मिट्टी थी वो अनउपजाऊ मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं उगला। कहने का अर्थ यह है कि जो उन्होंने पैसे का पेड़ लगाया था तो उनके जब उसमें नहीं निकला तो उनको ये लगा कि ये धरती बंजर है और ये ना इसकी जो मिट्टी है वह कुछ भी उत्पन्न करने योग्य नहीं है। सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए, तब उन्होंने जो पैसे को लेकर इतने ढेर सारे सपने देखे थे कि वो मोटे सेठ बन जाएंगे, खूब पैसा उनके पास हो जाएगा, वो सारे उनके सपने जो है वो टूट गए और सब धूल हो गए, मतलब सब पर मिट्टी पड़ गई, सब मिट्टी में, कहते हैं ना कि सपना टूटना मिट्टी में मिल जाना। तो कवि ने भी जो सपने देखे थे कि हम उसका पैसे का पेड़ लगेगा और उसको पाकर हम जो है फल फूल कर मोटे सेठ बनेंगे हैं, और इस बंजर धरती ने कुछ भी नहीं उगला, तो उनके सारे सपने जो है वो टूट गए, धरती पर मिल गए। मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। हताश होकर मतलब निराश होकर, कवि जो है वो निराश होकर बाट जो होता, बाट जो है मतलब इंतजार करना, वो काफ़ी दिनों तक इंतजार करते रहे कि काश है कि शायद है कि पैसा जो है वो उनका अंकुरित हो जाए, पैसे का उनका पेड़ जो है वो निकल आए। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, मतलब बच्चों की जो उनकी बचपने की कल्पना थी, बच्चे की सोच थी। अपलक, अपलक मतलब पलक ना झपकाना है, लगातार किसी को, पावड़े मतलब जब गलीचा बिछाना, किसी के सम्मान में जब जो दरी बिछाई जाती है, गलीचा बिछाया जाता है, तो उन्होंने बाल कल्पना के मतलब उनकी जो कल्पनाएं थी पैसे का पेड़ उगने की, उस कल्पनाओं का उन्होंने लगातार बिना पलक झपकाए पैसों के पेड़ों का निकलने का जो है उन्होंने ना जाने कितनों दिनों तक इंतज़ार किया था। किस तरह इंतज़ार किया था, जिस तरह से हम जब किसी का बहुत बेसब्री से जब कोई सम्मानित व्यक्ति आना होता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, जिसकी हमारे जीवन में बहुत अहमियत होती है, उसको जब अगर आना रहता है तो हम जिस तरह से उसका इंतज़ार करते हैं, लगातार दरवाजे की तरफ देखते हुए, उसके सम्मान की सारी तैयारी करके, दरी गलीचा सब बिछाकर, उसी तरह से मैं भी अपने पलकों की जो है पलक को लगातार बिना पलक झपकाए जो है अपने पैसे के उगने का इंतजार करता रहा। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। फिर कवि कह रहा है कि मैं अबोध, अबोध मतलब बचपना जो ना जानने वाला जो वो हो, मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, उसको मतलब कि उन्होंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, उन्होंने अपने उस पैसे को करने के लिए बहुत प्यार से बोया था, लेकिन ममता के रोने के लिए, लेकिन उसमें उनकी तृष्णा थी, तृष्णा मतलब प्यास, किसी को पाने की इच्छा, लालसा, तो उनकी वो जो पैसे को पाने की लालसा थी वो उन्होंने धरती पर बोए थे। इस वजह से उनका जो है एक भी पेड़ जो है पैसे में से एक भी अंकुरण नहीं फूटा। समझ में आया कहने का क्या तात्पर्य है कि कवि ने बचपन में सबसे छुपकर पैसे के पेड़ बोए थे, पैसे का बीज बोया था उन्होंने धरती पर, और ये सोचकर कि इसमें से खूब
हलहलाते हुए लहलहाती हुई जो है पैसे का पेड़ निकलेगा, जिसमें चमकदार नोटें और खूब सिक्के निकले रहेंगे खनकते हुए, जिसको पाकर वो मोटे सेठ बन जाएंगे। लेकिन जब पैसों का पेड़ नहीं निकला तो उनको लगा कि इस बंजर धरती ने ना उत्पन्न होने वाली अनुपजाऊ मिट्टी में से उनका कुछ भी जो है इसमें से अंकुरित, वो एक जरा सा भी एक पैसे का को भी वो अंकुरण ना कर सकी, ये इतनी बंजर धरती है। उसका उन्होंने बहुत समय तक इंतजार किया, लंबे वर्ष वो तक, काफ़ी दिनों तक, लेकिन उसमें से जब एक भी पेड़ ना निकला तब उनको समझ में आया कि वो कितने अबोध थे, वो कितने जो है इस सब चीज़ों से अनभिज्ञ थे कि उन्होंने जो है अपनी लालसा को, पैसे को ना जोड़ के, मतलब अपनी लालसा को, अपने स्वार्थ को धरती पर रोपा था। अब आइए अगला पैराग्राफ। अर्ध क्षति हरहाती निकल गई, तब से कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। मतलब इस घटना को अर्ध क्षति मतलब 100, अर्ध मतलब आधी क्षति अर्थात 50 वर्ष, मतलब जब उन्होंने बोया था इस पैसे को, उस घटना को 50 वर्ष बीत गए। न कितने ही मधु मतलब बसंत, पतझड़ बीत गए अनजाने में, मतलब कभी इस घटना को भूल भी गया, 50 वर्ष हो गए, ना जाने कब से कितने जो है बसंत ऋतु बीत गई, कितना पतझड़ बीत गया। गर्मी तपे, वर्षा झूली, शरदें मुस्काई, मतलब ये सारी 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म जो है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत। तो उसके बाद इस घटना को बीतने के बाद न जाने कितने बसंत बीते, पतझड़, बसंत के बाद पतझड़ आता है, फिर ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु आई, वर्षा की ऋतु आई, पानी बरसा, फिर उसके बाद शरद की मुस्कुराई शरद ऋतु आई, और सी करते हेमंत, कपे तरु झरे खिले वन। सीसी मतलब जाड़, हेमंत मतलब अर्थात जाड़े की ऋतु आई, जिसमें खूब कपकपाते हुए पेड़ जो है तप गए, वो सूख गए, और उसके बाद जो है वो वन भी खिले, मतलब फिर वसंत ऋतु आ गई। और जब फिर से गार्डन, मतलब कहने का अर्थ है कि इस घटना को 50 वर्ष बीत गए, ना जाने कितनी गर्मी, वर्षा, शरद, जाड़ा, बसंत, पतझड़ सब बीत गया है। और उसके बाद फिर 50 वर्ष के बाद जो फिर उन्होंने क्या हुआ, और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। और फिर जब फिर से वर्षा ऋतु आई और एक गाढ़ी उदी लालसा लिए, मतलब एक बैगनी सी बादल जो है लालसा लिए, जैसे काले कजरारे बैगनी, जैसे वो अजीब सा बैगन काले वाला रंग को लेकर जो है धरती पर बरसने की लालसा लिए जो है बादल धरती पर खूब जोर सर बरसे। और जब फिर से गाढ़ी उड़ी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मतलब धरती पर बरसने के लिए, बरसने की चाह लिए जो है एकदम घने घने काले बैगनी रंग के बादल जो है वो धरती पर बरसे। मैंने कोतूहल वश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर। तो कवि ने ऐसे ही कोतूहल वश, ऐसे ही एक मतलब अनजाने में कह लो, एक आश्चर्य उसमें, जो उनके आंगन में कोने में मिट्टी थी, बारिश होने की वजह से वो भीग गई थी, गीली तह पर यूं ही उंगली से मतलब सहलाते हुए, ऐसे उंगली से ही उन्होंने बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अचल माड़ी माड़िक बांध दिए हों। उन्होंने मतलब ऐसे ही आंगन के कोने की मिट्टी को जो है उंगली से ही ऐसे खोद कर उसके नीचे बीज के, सेम के बीज ऐसे दबा दिए जैसे उन्होंने मणि रत्नों को, मणि माड़िक बांध दी हो, जैसे जो मूल्य पत्थर हैं मणि माड़िक को उन्होंने उसके नीचे गाड़ दिया हो। मैं फिर भूल गया उस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। और फिर उन्होंने जहाँ एक और उन्होंने पैसे बोए थे तो उसको बराबर याद करके रोज देखते थे कि उसमें से पैसा निकला कि नहीं निकला है। तो लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने सीम के बीज ऐसे ही, मतलब ऐसे ही बो दिया कि चलो बो देते हैं। और फिर मैं भूल गया उस छोटी सी, मतलब उनके लिए सीम के बीज बोना एक छोटी सी घटना थी, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। और ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि जिसे वो याद करता है। कहने का अर्थ यह है कि जो कवि ने बचपन में पैसे का बोया था वो जब नहीं निकला, और उसके बाद उस घटना को 50 वर्ष बीत गए, ना जाने कितनी बसंत, गर्मी, सर्दी, बारिश सब बीत गया, तब उसके बाद जब फिर से वर्षा ऋतु आई तो कवि ने अपने आंगन के कोने में, आंगन की मिट्टी में जो है कुछ सेम के बीज
ऐसे ही अनजाने में ही उन्होंने उसके नीचे बिना किसी सोचे समझे उसके नीचे गाड़ दिए, और फिर उस घटना को ये सोचकर भूल गए कि इतनी बड़ी बात ही क्या, अरे सेम ही तो लगाया है। अब उसके बाद अगला, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा। एक दिन लेकिन जब वो अचानक आंगन में अपने शाम के समय वो टहल रहे थे, तो उन्होंने अचानक क्या देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। जो उन्होंने देखा उसको देखकर हर्ष विमूढ़, विमूढ़ मतलब एकदम भर जाना, खुशी से व्याकुल हो जाना, हो उठा विस्मय से, आश्चर्य और खुशी से वो बिल्कुल एकदम चकित हो गए। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। देखा आंगन के कोने में जहाँ उन्होंने सेम के बूझे थे, नवागत मतलब नया आगंतुक, नया मेहमान, छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं, मतलब उनमें से अंकुरित निकल आया है पेड़, और उनके ऊपर जो छोटे छोटे मुलायम पत्ते हैं वो छाते के समान जैसे लग रहे हैं, छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की। कवि कह रहा है कि वो जो अंकुरित हुए हैं, जो उसमें से बीज फट के उसमें से छोटे छोटे नन्हे नन्हे कोमल पौधे निकले हैं, उनको मैं छाता कहूँ या जीवन पर विजय पाने की जो है वो पताकाएं कहूँ, झंडा कहूँ। जैसे क्या है, विजय, उन्होंने जीवन पर विजय पा ली है, उनको जीवन मिल गया है, तो विजय पताकाओं जीवन की मैं उन्हें कहा कहूँ, छाता कहूँ या कहूँ कि जीवन पर जीती गई, प्राप्त की गई विजय की ये पताका है, झंडा है। जीतने के बाद जैसे लोग झंडा फहराते हैं, उसी तरह वो पौधे जो है ऐसे सिर ताने खड़े हैं कि जैसे उन्होंने जीवन पर विजय प्राप्त कर ली हो। या हथेलियाँ खोले वे नन्हे प्यारे जो भी हों, बड़े वे हरे भरे उल्लास से भरे। या ये कहूँ कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी हथेलियाँ खोल देता है खुशी के मारे, हैं, तो वो उन्होंने अपनी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी जो है हथेलियाँ वो खोल दी हैं खुशी के मारे। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते हैं, डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। या ये कहूँ कि वो नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चों के समान लग रहे हैं, जो अभी ही अंडा से तोड़कर वो बाहर आए हैं और उड़ने के लिए उत्सुक हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक दिन जब कवि संध्या के समय अपने आंगन में टहल रहा था, तो उसने कोने में देखा कि कुछ छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो है वो पेड़, उसको अंकुरित हुए पेड़ निकले हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वह बिल्कुल आश्चर्य से और खुशी से एकदम भर गया। और उसको ये लगा कि ये किस तरह के जो है ये क्या, मतलब छोटे छोटे, ऐसा लग रहा है कि उनके घर में नन्हे मेहमान आए हैं जो छाता ताने हुए हैं, खुशी से उल्लास से भरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपनी हथेलियाँ नन्ही नन्ही खोल दी हैं, या फिर चिड़िया के उन छोटे बच्चों के समान हैं जो अंडा तोड़कर अभी बाहर आए हैं और बाहर आकाश में उड़ने के लिए उत्सुक खड़े दिखाई दे रहे। निर्निमेष क्षण भर मैं उन्हें राह देखता, सहसा मुझे निर्निमेष बिना पलक झपकाए, मतलब अचानक वो एकदम से उसको देखकर कौतूहलवश, विस्मय से, आश्चर्य से, खुशी के मारे इतने खुश हो गए कि वो पलक झपकाना ही भूल गए। निर्निमेष बिना पलक झपकाए हैं वो एक क्षण उनको वो देखते रहे। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं के बौनों पौधों की यह पलटन मेरे आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक कर बढ़ती जाती है। वो निर्निमेष क्षण भर देखते रहे, मतलब उन लोगों को जो इतने अच्छे लग रहे थे, नन्हे नन्हे मेहमान छाता ताने हुए हैं, जैसे एकदम देख के गर्व से खड़े हुए, तो उसको लगातार वो देखते रहे। लेकिन फिर अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने ही जो है एक दिन यहाँ पर जो है सेम कर बीज बोए थे, हैं, जो उन्हीं सेम के बीजों का अंकुरण फूटा है, और उन बौने पौधों की के रूप में ये पलटन जो है, पौधों की पलटन खड़ी, मतलब कुछ बीज जो बोए थे उससे कितने बड़े पौधों को, मतलब सेम कितनी फल फूल गई, पूरी पलटन मतलब ढेर सारे लोग, जहाँ उन्होंने थोड़े से बीज बोए थे उसके बदले में उनको पौधों की, सेम के पौधों की पूरी पलटन दिखाई दे रही है। मेरे आंखों के सम्मुख, मतलब वो गर्व से खड़े हुए हैं, नन्हे नाटे पैर पटकते बढ़ती जाती हैं। मतलब उनके अपने छोटे छोटे पैरों को पटकते हुए वो आगे जो है वो बढ़ रही हैं।
तब उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगनित। फिर उसके बाद क्या है कि कवि ने देखा कि वो धीरे धीरे वो उनको लगातार, तब उनको उसके प्रति प्रेम लालसा, उनकी जो है इच्छा थी, उनका लगाव था, वो हुआ, वो उसे रहे धीरे धीरे। उन्होंने ये देखा कि अनगनित पत्तों से लद गए भर गई झाड़ियाँ, मतलब वो जो नन्हे नन्हे पौधे थे, जो छोटी छोटी छतरी ताने हुए चिड़िया के बच्चों के समान वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, अब वो धीरे धीरे अनगनित जो है पत्तियों से जो है वो भर गई थी, और उस पर ढेर सारी वो झाड़ियों के समान चारों ओर फैलती जा रही थी। हरे भरे टंगे मखमली चंदोवे, चंदोवे मतलब तंबू हैं, वो इस तरह से इतना तेजी से बढ़ रही थी कि जैसे लग रहा था कि उनके पूरे आंगन में जो है हरे हरे पत्तों का मखमल के तरह का किसी ने तंबू तान दिया हो, मखमली तंबू उनके पूरे आंगन में फैल गया हो। बेलें फैल गईं बलखा आंगन में लहरा के, और उसकी जो सेम की बेलें हैं वो बल खाती हुई, वो लहराती हुई पूरे आंगन में वो फैल गई थी। और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे भरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर का। और जब वो बांस के जो चारों तरफ पेड़ को ऊपर चढ़ाने के लिए बांस की टट्टी लगा दी जाती है, बांस की जो वो रहती, उसको सहारा, फिर कवि ने उसको सहारा दिया, जो पहले आंगन में पूरे तंबू की तरह और उसमें मखमली तंबू की तरह फैले हुए थे, जैसे ही उनको सहारा मिला बांस की टट्टी का, लकड़ी का सहारा मिला, वो सीधे ऊपर छत की ओर जो है वो चढ़ते हुए तेजी से बढ़ने लगी। और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो है हरे भरे 100 झरने फूट रहे हैं ऊपर, मतलब ऊपर से देख के उस तरह से हरियाली छा गई, लग रहा था कि हरे भरे सैकड़ों झरने जो है वो ऊपर से जो है वो फूट रहे हैं, बह रहे हैं। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है, उसे देखकर जो है कवि बिल्कुल अवाक, आश्चर्यचकित हो गया कि इतना तेजी से सेम का पेड़ इतना तेजी से बढ़ा, कैसे वंश आगे बढ़ता है। छोटे छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर। छोटे मतलब फिर उसके बाद सेम के जो छोटे फूल फिर पहले पत्तियां खूब लहराई, झरनों के समान उसकी तुलना की है, फिर उसके बाद उस पर छोटे छोटे फूल सेम के निकल के पूरे पत्तों पर जो है छितरा गए, तारों के समान, जैसे आकाश में तारे छितरा जाते हैं उसी तरह पूरे पेड़ के ऊपर सेम के पत्तों पर फूल, उसके फूल जो है पूरे एकदम छितरा गए, झागों से लिपटे श्यामल लतरों पे। और वो फिर वो गुच्छे में इस तरह से हो गए जैसे कि हरी हरी पत्तों पर झाग, जैसे झाग सफ़ेद रंग का होता है उसी तरह वो झाग के समान हो गए। कहाँ पहले वो मतलब कितनी तेजी से, जहाँ उन्होंने कुछ दिन पहले देखा था कि नन्हे नन्हे पौधे उनके आंगन में छतरी ताने हुए दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, वही तेजी से आंगन में बढ़ते हुए पूरे आंगन में फैले। फिर बांस का उनको टट्टी का सहारा मिला तो वो आंगन की छत पे, पूरे कवि की छत पर फैल गए, और इस तरह से फैले कि जैसे लग रहा था कि सैकड़ों झरने जो है वो नीचे की तरफ फूट रहे हैं। फिर उस पर फूल जब आए उतनी ही तेजी से फूल और इस तरह से वो छितरा गए जैसे लग रहा था कि धरती, अरे आकाश में तारे छिटके। फिर वो फूल भी धीरे धीरे गुच्छों का लेके, जैसे लगा कि किसी ने श्यामल इन हरी लताओं के ऊपर किसी ने साबुन का झाग के समान उस पर जो है वो चिपक गए। सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, मतलब वो इस तरह से सुंदर लग रहे हैं जैसे अमावस के आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है चमकदार, वो उसी तरह जैसे काले हरे पत्तों के बीच में वो उसी तरह से जो है चंद्रमा के समान चमक रहे थे। हैं जो फूल थे वो सफ़ेद रंग के वाले फूल के, उसकी तुलना जो है कवि ने की कि जिस तरह से अमावस में जैसे अगर चांद दिखाई दे चमकने लगे, उसी तरह से इस जो है पूरे आकाश, जो श्यामल आकाश है, सेम का जो पूरा पेड़ है उसकी तुलना आकाश में की है। चूँकि वो हरे काले रंग के उसके सारे पत्ते हैं तो उसको अमावस की तुलना दी है। सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, हैं मतलब जिस तरह से अमावस का आकाश जो है वो सुंदर लगता है, उसी तरह सेम के जो है वो लताएं हैं, जो पेड़ है वो सुंदर दिखाई दे रहा। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। फिर उसके बाद उस पर जब फल लगे तो ढेरों ढेर, सेम जब फलती हम सभी जानते हैं तो एकदम गुच्छों गुच्छों में इतनी फल जाती है कि घर वाला तो उगता है, मोहल्ले वाला भी उगने लगता है जब उसको बांटी जाती है, इस तरह से वो फलती है। तो मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से, ओह
मतलब वो जैसे कि पर्वत की चोटी के समान वो फूल लग रहे थे, या आंचल पे, जैसे आंचल पे जो बड़े बड़े फूल होते हैं, बूटे हैं, उस तरह से वो फूल लग रहे थे। हैं, फिर उसके बाद समय आने पर उसमें ढेर सारे फल निकले, फलियां निकली, इतनी सारी फलियां। तब उन्होंने यह सोचा, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में। छी, स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। जब उन्होंने सेम के पेड़ को इतना हरते लहलहाते और इतना फूलों से फलों से भरे हुए देखा, तब उनको यह बात समझ में आई कि यह धरती जो है वो कितना देती है। मतलब जो बात वो बचपन में अपने स्वार्थ के कारण, क्या बचपन में उनका पैसा बोना जो था वो उनका स्वार्थ था, हैं कि स्वार्थ, क्योंकि वो जब होता तो पैसे लेके खुद लेके सारे बैठ जाते, किसी को बांटते ना, तो वो उनका स्वार्थ था, यही सोचकर उन्होंने पैसे लगाया था। लेकिन जब ये सेम का पेड़ निकला, उस पर इतने फल निकले, इतनी फलियां निकली, तब उनको यह एहसास हुआ कि ये धरती माता अपने पुत्रों को कितना देती है, प्यारे पुत्रों को। इसके महत्व को आज जो बचपन में वो नहीं समझ पाए थे, वो उनको आज समझ में आया। और फिर उन्हें अपने ऊपर बड़ा अफसोस भी हुआ, घृणा भी आई कि बचपन में, छी, स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर, मैंने बचपन में अपने स्वार्थ से, अपनी लालच में पैसे बोकर धरती की जो है गरिमा को, धरती के महत्व को जो है समझने की कोशिश की थी। हैं, आज मुझे समझ में आया है कि जो मैंने बिना किसी स्वार्थ के जो है निस्वार्थ भाव से जब सेम के बीज बोए थे, और उस पर जब इतने फल लदे हैं, सेम इतना चारों तरफ से बिल्कुल एकदम हरी भरी हो गई है, तब मुझे समझ में आया कि ये धरती जो है हम मनुष्यों को, अपने प्यारे पुत्रों को वो कितना देती है। रत्न प्रसवनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ मैं। रत्न को जन्म देने वाली है जो है वसुधा, मतलब धरती, अब मैं इसको समझ सका हूँ। इसकी सच्ची समता, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। मतलब मैं, ये धरती जो है वो रक्त को जन्म देने वाली है, रत्न को, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना है, समता मतलब समानता, बिना किसी भेदभाव के दाने बोने हैं। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। इसमें लोगों के जो है शक्ति सामर्थ्य, लोगों के उपकार कल्याण के लिए जो है दाने बोने हैं। इसमें मानव ममता के दाने बोने, इसमें बिना किसी भेदभाव के दूसरे मनुष्य के प्रेम के लिए, दूसरे मनुष्य के कल्याण के लिए दाने बोले हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, जिसकी वजह से फिर से जो धरती जो रत्न को जन्म देने वाली है, उसके लिए हमें बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के, सबके कल्याण के लिए दाने बोने हैं। तो धरती हमें फिर से उसी, जैसे सेम के पेड़ वो उसने दिया था, उसी तरह का वो हमारा कल्याण कर सकेगी, सुनहली फसलों को जन्म दे सकी। मानवता के जीवन श्रम में हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। मानवता की जीवन श्रम मतलब हमें क्या है कि मानवता के लिए अपने जीवन में बिना किसी स्वार्थ के परिश्रम से जो है वो अपना कर्म करना है, और उसी से जो है सारी दिशाएं, तभी सारे और कल्याण होगा, सब लोग फले फूलेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि कवि यहाँ पर यही इस कविता के माध्यम से हमें समझाना चाह रहा है कि हम जिस भावना से, जैसा हम कर्म करेंगे, हमको उसका वैसा ही फल मिलेगा। जहाँ हमने स्वार्थ से, कवि ने रुपए और के पेड़ लगाए थे, पैसे बोए थे, तो उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ उसका स्वार्थ था। और जहाँ उसने निस्वार्थ भाव से सेम के बीज धरती पर बोए, तो जो कितना जो है इतना ढेर सारा उत्पन्न हुई, पूरे उसमें उसको फल फूल दिया। तो इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से यही संदेश देने की कोशिश की है कि हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर मानवता के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जो है कोई भी कार्य करना है, क्योंकि हम जो बोएंगे वही हमको सामने हमारे आएगा।